अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 से ऑनवर्ड आज हम जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 10 को डिस्कस करने से पहले लास्टली एक लेक्चर के अंदर जो है सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस नहीं किया था हमने, जो कि ओरल ट्रांसफ़र से डिस्कस करता है कि व्हाट इज़ एन ओरल ट्रांसफ़र एंड कैन अ प्रॉपर्टी कुड बी ट्रांसफर्ड विदाउट रिटन। अब सेक्शन 9 की वर्डिंग को अगर हम समझें तो सेक्शन 9 कहता क्या है। सेक्शन 9 कहता है कि अ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग। फिर आगे ये भी कह देता है इन एवरी केस विच अ राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय लॉ। यानी कि कुछ ऐसी भी ट्रांसफर्स हैं हमारे पास प्रॉपर्टी की कि जहाँ पर अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय लॉ नहीं है तो वहाँ पर आप बाय ओरल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फिर अगर हमने कमेंट्री पढ़ी तो विल्फर्स प्रीएम्पशन का सूट आ गया। प्रीएम्पशन के सूट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि एक शख्स क्लेम कर रहा होता है कि यहाँ पर मेरे हक़ शिफा का जो है राइट था, जिसमें शाफ़ शरीक, शाफ़ खलीद, शाफ़ जार का कॉन्सेप्ट है। शाफ़ शरीक वो होता है कि जो कि घर के अंदर शरीक है, को शेयरर। फिर उसके बाद वो शख्स आ जाता है कि जिसका घर बिल्कुल दीवार से दीवार लगती है। फिर तीसरा शख्स वो आ जाता है जो कि अहले मोहल्ले में बहुत ही करीब रहता है, सामने हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है। खैर, कहने का मकसद क्या है कि प्रीएम्पशन सूट के अंदर क्या ओरल ट्रांसफ़र होती है। प्रीएम्पशन सूट के अंदर भी जब काज ऑफ एक्शन अराइज होता है, अकर होता है, तो वो ओरली ही तो क्लेम करता है, उसके पास रिटर्न में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर क्या वो ओरली क्लेम करता है। और फिर वो अगर उसको कह दे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दूंगा, तो कहीं ना कहीं इस पे ओरल ट्रांसफ़र का जिक्र है। क्यों? क्योंकि प्रीएम्पशन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। अब आप कहेंगे कि हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, हम कहाँ प्रीएम्पशन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिल जाती है प्रीएम्पशन की। खैर, बिलफर्ज एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक शख्स एक प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि ट्रांसफ़र करने जा रहा है, अगर ट्रांसफ़र अभी तक नहीं की तब तक वो जो को शेयरर है वो प्रीएम्पशन का सूट फाइल कर ही नहीं सकता। सही है। ये इंशाल्लाह प्रीएम्पशन के बारे में इंशाल्लाह हम किसी और दिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर सिंध के अंदर प्रीएम्पशन एक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1990 हमें मिलता है जो कि पंजाब के अंदर एप्लीकेबल है। सिंध के अंदर एज अ कस्टमरी लॉ हम इसको फॉलो करते हैं, तो हम इसको एज अ मोहम्मदन लॉ डील कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। खैर, अब आते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 क्या बात करता है? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन, ऐसी कंडीशन जो कि रिस्ट्रेंट कर दे, रिस्ट्रेन रोक दे अलाइनेशन को। अब सेक्शन 10 को समझने के लिए, सेक्शन 10 को समझने के लिए आप बैरक की तरफ बढ़ेंगे, बैरक की वर्डिंग को समझेंगे, हम इसको इलस्ट्रेशन के साथ भी समझेंगे। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन मीन्स सच रिस्ट्रेंट, सच कंडीशन विच रिस्ट्रेन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बात कर रहा है? विच रिस्ट्रेन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर आगे क्या बात कर देता है? ये आगे कहता है कि लेट्स अंडरस्टैंड कंडीशनल ट्रांसफर। सबसे पहले हम कंडीशनल ट्रांसफर को समझेंगे। एक होती है कंडीशन सब्सीक्वेंट, एक होती है कंडीशन प्रीसीडेंट। आ रही बात समझ? एक क्या होती है कंडीशन सब्सीक्वेंट, एक होती है कंडीशन प्रीसीडेंट। दोनों में फ़र्क भी समझते हैं। देखें, कंडीशन जो है दो किस्म की है। एक है हमारे पास कंडीशन प्रीसीडेंट, एक है हमारे पास कंडीशन सब्सीक्वेंट। जब हम बात करेंगे कंडीशन सब्सीक्वेंट की, यानी वो कंडीशन के जो हम बाद में ट्रांसफर प्रॉपर्टी करने के बाद हम इम्पोज कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ लेकिन आगे तुम किसी और को नहीं दोगे,
ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये प्रॉपर्टी किसी और शख्स को ट्रांसफ़र हरगिज़ नहीं करोगे। तो ये क्या हो गई, कंडीशन सबसीक्वेंट हो गई। प्रीसीडेंट एक ऐसी कंडीशन जो कि मैंने ऑलरेडी इम्पोज कर दी, भाई ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करूँगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि अगर तुम ये एक्ट परफॉर्म कर दो। सही है। अब आते हैं किसकी तरफ। अब यहाँ पर ये समझें कि सच कंडीशन वुड बी वाइड, ठीक है, कंडीशन वुड बी वाइड बट ट्रांसफ़र इज़ वैलिड। एक चीज़ यहाँ पर समझें कि ये जो हमने कंडीशन लगाई, ये कंडीशन क्या होगी, वाइड हो जाएगी। कंडीशन वाइड हो जाएगी बट जो ट्रांसफ़र होगी इज़ वैलिड। जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो ट्रांसफ़र वैलिड है, उसको आप वाइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो प्रॉपर्टी हमने दी उसको, वो प्रॉपर्टी भी क्या है, वो प्रॉपर्टी भी वाइड है। क्लियर है। आगे आते हैं किसकी तरफ, थोड़ा इसकी बैरक वर्डिंग समझते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट इज डेट कंडीशन which is prior to the transfer of property, where property is transferred subject to the condition of limitation, absolutely restraining the transferee। किसको रिस्ट्रेन कर रहा है, ट्रांसफरी को रिस्ट्रेन कर रहा है। और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, कोई भी ऐसा शख्स जो कि क्लेम कर रहा है, फ्रॉम पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, जो कि क्लेम कर रहा है कि मेरा इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट बनता है, यानी कि मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई थी और उसने वो कंडीशन तोड़ दी, इस वजह से अब ये मुझे प्रॉपर्टी दे। तो क्या ऐसा हो सकता है। द कंडीशन और लिमिटेशन इज़ वाइड, क्या कंडीशन और लिमिटेशन जो होगी वो वाइड है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज, यानी कि लीज से हटके। अब इसकी एक्सेप्शन जो आ गई, वो एक्सेप्शन क्या आ गई, लीज आ गई, ठीक है, या फिर फैमिली। बिलफर्ज अगर मैं अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँ, उसको कह दूँ कि ये तुम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करोगी जब तक तुम मेरी बीवी हो, तो जाहिर सी बात है वो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। खैर ये इसकी एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद कहता है कि वेयर द कंडीशन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और हु इज़ क्लेमिंग अंडर हिम प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन। वुमेन की बात आ गई, यानी कि मैं अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि तुम आगे ट्रांसफ़र नहीं करोगी, नॉट बीइंग अ हिंदू, सिर्फ मुस्लिम और बुद्धिस्ट, सो दैट शी शल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज और चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर। वही बात आ गई। क्लियर है। सेक्शन 10 हमने समझ लिया। अब सेक्शन 10 को ज़रा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को सेक्शन 10 और 11 में फ़र्क समझ में नहीं आता। अच्छा जी, वाइल इफ़ द कंडीशन प्रेसिडेंट इज़ वाइड द ट्रांसफ़र फेल्स। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट वाइड होगी तो ट्रांसफ़र ही फेल हो जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, मैंने आपके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज की कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, या आप ऐसा करेंगे तो ही मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है, आप मेरी कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे ही नहीं तो मैं ट्रांसफ़र किस तरीके से करूँगा। एग्जाम्पल, ए मेक्स अ गिफ्ट टू हिज फील्ड टू बी ऑन कंडीशन दैट ही सेट्स फायर टू सी, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ अ वाइड कंडीशन प्रेसिडेंट एंड गिफ्ट फेल। ए मेक्स अ गिफ्ट टू हिज failed to be with a proviso that if he does not within a year time set fire to see, the gift shall be void. This is a valid condition subsequent। क्या ये वैलिड है, ये वाइड कंडीशन। देखिए इलस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो इलस्ट्रेशन से हमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन थी जो कि मैंने इंडियन, एक जो है हमारे पास ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक मौजूद है, तो उसमें से मैंने वो इलस्ट्रेशन को समझा। उसके अंदर ये कह रहा है कि बिलफर्ज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए मिस्टर बी को ये कहता है कि तुम क्या करो, सी को मारो, फायर करो सी के ऊपर, फिर ही मैं तुम्हें क्या करूँगा, फिर ही मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन सबसीक्वेंट है। जाहिर सी बात है, अगर मिस्टर बी जो है मिस्टर सी को नहीं मारेगा तो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई। कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि वो उसको प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये कंडीशन क्या होगी, ए बी इनिशियो वाइड होगी। क्लियर है। सेक्शन 10 यहाँ तक। उसके बाद क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन, सच कंडीशन इज, एक्सेप्शन आ गई। उसके बाद सेक्शन 11 रिस्ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड।
सेक्शन 11 को समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 को अगर हमने समझा तो देखें, एक होता है ट्रांसफ़र, एक होता है ट्रांसफरी, और एक हमारे पास आ जाता है एक्स वाई जेड। एक ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफरी है। ट्रांसफ़र वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफरी वो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि रिपग्नेंट हो इंटरेस्ट क्रिएशन के ऊपर। बिलफर्ज ये ए है, ये बी है, ये मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और ये कहता है कि तुमने ये प्रॉपर्टी मुझे ही ट्रांसफ़र करनी है, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करनी। अच्छा भाई ठीक है, मिस्टर बी क्या करता है? मिस्टर बी एक्स वाई जेड जो कि मिस्टर सी है उसको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुई, ये ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी? वैलिड होगी। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्या होगी? दिस प्रॉपर्टी, दिस ट्रांसफ़र वुड बी वैलिड। ही कैन डिस्पोज ऑफ टू एनीवन। वाई? इसका क्या रीज़न है? बिकॉज आर्टिकल 23-24 इसके ऊपर इम्पोज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। आर्टिकल 23-24 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का? वो सिंपली हमें ये कहता है कि अगर बिलफर्ज कोई भी शख्स प्रॉपर्टी को ओन करता है तो उसके पास ये भी राइट है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा पास सेक्शन नंबर 11 है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसके साथ? ये हमें एक्सटेंशन बता रहा है किस चीज़ की? आर्टिकल 23-24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आ जाता है वो आ जाता है ट्रांसफ़र टू अनबोर्न चाइल्ड। सेक्शन नंबर है 13। टू अनबोर्न चाइल्ड। अब देखें, ट्रांसफ़र के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि एक प्रॉपर्टी जो आप किसी भी शख्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी जो आप किसी भी शख्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए, और वैलिड होने के लिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ने बताया। यानी कि जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वही कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र होगा। आप एक शख्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, दुनिया में आया ही नहीं है। अच्छा भाई, एक शख्स दुनिया में ही नहीं आया और आप क्या कर रहे हैं? आप उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या ये वैलिड होगी या नहीं होगी? प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनबोर्न चाइल्ड नॉट डायरेक्टली टू सच चाइल्ड। इसका क्या मतलब है? देखें, सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊँ, आप एक उस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते जो इस दुनिया में अभी तक वजूद में आया ही नहीं है। आप क्या करेंगे? आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। किस तरीके से? आप एक उस बच्चे की जगह पे ये कह देंगे भाई जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता, बड़ा 18 साल का नहीं होता, तब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी उसके नाम पे। लेकिन अभी फ़िलहाल, हाल ही फ़िलहाल के लिए ये प्रॉपर्टी हम उसके बाप को दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम फलां शख्स को दे रहे हैं जो उसकी रेख देख करेगा। यानी कि डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होगी, नॉट डायरेक्टली। फिर क्या होगी? इन फेवर ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। ठीक है, इन फेवर ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 की तरफ, रूल अगेंस्ट परपिट्यूटी। ये कौन सा रूल है? सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है टाइम विदाउट एनी लिमिट। इसकी जो मीनिंग है वो क्या है? टाइम विदाउट एनी लिमिट। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें सेक्शन 14 को, तो सेक्शन 14 कहता क्या है? सेक्शन 14 हमें सिंपल वर्डिंग में ये समझाना चाह रहा है कि देखें, आपने एक प्रॉपर्टी को टाई अप नहीं करना। क्या नहीं करना?
नॉट टू टाई अप एनी प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि बिलफर्स मिस्टर ए है, एक्स वाई जेड ये इसके फैमिली मेम्बर्स हैं। ये कहता है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको आएगी, इसके मरने के बाद इसको आएगी, इसके मरने के बाद इसको आएगी। ये कोई इस तरीके का एग्रीमेंट, इस तरीके का कोई विल बना देता है कि जिसके अंदर सिंपली लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये प्रिजम्पशन क्रिएट की जा रही है कि आने वाले 200 साल तक ये प्रॉपर्टी इन लोगों के पास ही रहेगी और किसी और शख्स को, घर के बाहर किसी शख्स को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। अब ये जो हमारे पास सेक्शन है ये कहता है कि आपने एक प्रॉपर्टी को टाई अप नहीं करना, आपने एक प्रॉपर्टी को जो है सर्कुलेट करना है। डेट मीन्स के अगर प्रॉपर्टी को आपने टाई अप कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी हम फैमिली की हद तक ही रखेंगे, चलें ठीक है आप फैमिली की हद तक रखें, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस पर एप्लीकेबल है कि भाई आपके मरने के बाद प्रॉपर्टी आपके बेटे पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वो उसको सेल आउट कर सकता है किसी भी शख्स को। अगर ये रूल ना आता तो डेफिनेट सी बात है कि लोग क्या करते हैं, लोग जो है टाई अप कर देते अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कि उससे फिर इफ़ेक्ट क्या होता, उसका इफ़ेक्ट ये होता कि वो प्रॉपर्टी सर्कुलेट ना हो पाती सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सर्कुलेट ना होती सोसाइटी के अंदर। अब इस तरीके से हमारे पास जो है सक्सेसिव इंटरेस्ट आ जाता है। नो प्रॉपर्टी कुड नॉट बी, अच्छा सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या होता है? सक्सेसिव इंटरेस्ट इस तरीके से कि एक माइनर बच्चा है, मेरे मरने के बाद वो बच्चा जब 18 साल का होगा तो ही वो उस राइट्स को एंजॉय कर सकेगा। यानी कि चलो ठीक है वो बच्चा 18 साल का हुआ, उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी तो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 19 क्या कहता है? वेस्टेड इंटरेस्ट। सेक्शन 19 सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 14 के बाद हमारे पास 15 कहता है ट्रांसफर टू क्लास सम टू हुम कम अंडर सेक्शन 13-14। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा क्लास जो कि 13-14 में फॉल कर रहा है, इफ़ ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड ऑन द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्सनस विद इन रिगार्ड ऑफ सच होम इंटरेस्ट फेल्स by reason to any the rule against section 14-13 such interest fail regard to those person only and not in regard to whole class। यानी कि अनबोर्न चाइल्ड को हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, वे फेल हो गई, रूल अगेंस्ट परपिट्यूटी को खिलाफ भी फेल हो गई, तो अदर क्लास पर फेल नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 16 क्या कहता है? ट्रांसफ़र टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। इसको छोड़ दें, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि ए जो है क्या करता है, ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और मिस्टर बी की डेथ हो जाती है। मिस्टर बी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अच्छा जी, बिकॉज बीज डेथ इज सर्टेन एंड इफ सी डाइज प्रॉपर्टी कुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और बी की डेथ हो गई बिफोर ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर क्या कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है बी की इनहेरिटेंस पे, सक्सेशन पे, उसके औलाद पे? तो डेफिनेट सी बात है इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे वाले साहब नहीं रहे, अब हम इस प्रॉपर्टी को जो है रिप्रेजेंट करेंगे या जो भी इसकी लेन देन है वो कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो सेक्शन 19 सिंपली ये बात करता है। उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 20, जो फिर दोबारा से डील कर रहा है किसके साथ? अनबोर्न चाइल्ड के साथ। अब सेक्शन 20 को ज़रा समझें। अच्छा, स्टूडेंट्स ने भी कहा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट सेक्शन समझा दें, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एक एक सेक्शन समझाएं। लेकिन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्क्रीनिंग से कहीं से भी सवाल आ सकता है। रही बात आपके रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर भी लास्ट टाइम आपका जो है लीज होल्डिंग ओवर, यानी कि आपका सेक्शन 116 भी आया था जो आप नहीं पढ़ते।
तो कहने का मकसद ये है कि हमने कोशिश ये करनी है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करें, और जो मुझे लगेगा ऐसा सेक्शन है कि जो स्किप करना चाहिए वो मैं स्किप कर दूँगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे सारे पढ़ें। खैर, अब यहाँ पर आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है कि हमारे पास सेक्शन नंबर 20, सेक्शन 20 क्या कहता है, व्हेन अनबोर्न पर्सन अक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ हिज बेनिफिट। कब वो अपने बेनिफिट के लिए जो है इंटरेस्ट अक्वायर करता है, वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट देन लिविंग। यानी कि ऐसा बच्चा जो अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, दुनिया में अभी तक वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट क्या क्रिएट हो सकता है, कब इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अपॉन हिज बर्थ अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑल दो ही मे नॉट बी इंटाइटल्ड टू द एंजॉयमेंट इमीडिएटली ऑन हिज बर्थ। अब इसका क्या मतलब है, देखें, इसका मतलब सिंपल ये है, ये सेक्शन नंबर आपके 13 को ही एक्सटेंड कर रहा है। ये कहने का मकसद क्या है, इसका मकसद सिंपल इतना है कि अनबोर्न पर्सन जब जो है उसकी बर्थ हो गई, तब वो अपने सारे राइट्स एंजॉय कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या होगा, फिर वो जैसे ही 18 ईयर्स का हो जाएगा तब वो अपने सारे के सारे राइट्स को एंजॉय कर सकेगा। इन सिंपल मैनर ये यही बात कर रहा है। तो आज हमने सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक डिस्कस किया। आगे हम 21 से डिस्कस करेंगे। कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट को भी हम समझेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बैरक वर्डिंग स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बैरक वर्डिंग के साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन, आपको विथ पर्टिकुलर एग्जांपल जो कि उस सेक्शन पर फिट हो वहाँ से भी कवर करवाऊँ। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमने इसको लेके चलना है आगे, और इंशाल्लाह हम इसी वीक इंशाल्लाह इसके अंदर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर इस पूरे के पूरे एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो और हम आगे मूव करें दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। इसके अंदर हमारे पास 130 जो है 7 सेक्शंस हैं, 137 सेक्शंस हैं, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस अगर हम बात करें तो 110 120 सेक्शंस बनते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे भी अगर 10-20 सेक्शंस को भी डिस्कस किया जाए तब भी आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो डिटेल वाले हमारे पास सेक्शंस आते हैं, जैसे कि ऑस्टेंसिबल ऑनर हो गया, मार्शलिंग सिक्योरिटी हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, तो उस पर डिटेल्ड वाइज एक एक सेक्शन पर एक एक लेक्चर भी हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो आपका तो कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।